नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में इन दिनों एक शब्द बड़ी चर्चा में है और वो शब्द है सरेंडर। और चर्चा में इसको लाने वाले हैं राहुल गांधी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा करना शुरू किया, और दावा किया तो जैसे किसी को डायसेंट्री हो जाती है ना, दस्त लगने लगते हैं, उस तरह से वो दावा करते ही गए और आज तक कर रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। दोनों देशों से कहा कि अच्छी ट्रेड डील करूंगा, युद्ध रोक दो। दोनों ने युद्ध रोक दिया, जो कि सिरे से गलत बात। उस बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। दुनिया में और देश में इस बात को मानने वाला कोई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की सभी बातें ऐसी होती हैं। उनको मानने वाला कोई नहीं होता, उनकी पार्टी में नहीं होते लोग जो बात कहते हैं उसको मानने वाले, तो देश के और लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं आज दूसरी बात कह रहा हूँ कि असल में बिहार विधानसभा चुनाव में सरेंडर किसका हुआ और किसने कराया। अब आप कह सकते हैं कि चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके हिसाब से आरजेडी अपने न्यूनतम के करीब पहुंच गई है। 2010 में 23 सीटों पर थी, अभी 25 सीटों पर है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये आरजेडी का सरेंडर है या लालू प्रसाद यादव का सरेंडर है या तेजस्वी यादव का सरेंडर है। अब उनके परिवार में भी झगड़ा चल रहा है, वो सब बातें अलग हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से अपने क्षरण के आप कह सकते हैं निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है आरजेडी। अब यहाँ से उसके लिए उठना, बहुत से लोग हैं आरजेडी के जो समर्थक हैं, सिंपैथाइज़र हैं और भाजपा के विरोधी जो हैं खास तौर से, वो कहते हैं आरजेडी फिर उठ खड़ी होगी। आप 2010 याद कर लीजिए, 23 सीट पे आ गए थे, फिर वहाँ से उठ के खड़े हुए। वो भूल जाते हैं परिस्थितियों को। राजनीति में राजनीतिक परिस्थितियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आरजेडी 2015 में उठकर खड़ी हो गई, इसलिए नहीं कि आरजेडी ताकतवर हो गई, इसलिए नहीं कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ गई, इसलिए नहीं कि बिहार के लोगों को अचानक फिर से जो है आरजेडी पसंद आने लगी। सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार उनके साथ चले गए थे। नीतीश कुमार अगर साथ नहीं रहे होते तो 2015 के चुनाव में जो 2010 का रिकॉर्ड बनाया था सबसे कम सीटों का आरजेडी ने 23, वो भी टूट जाता। लेकिन अब वो उसके बारे में तो केवल अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होता तो क्या नहीं होता। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार के जाने के कारण 2015 में आरजेडी रिवाइव हो सकी। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और उनकी परिवार की पार्टी को एक नई संजीवनी मिली। नीतीश कुमार उसके बाद भी जो है एक बार और गए, मतलब वो कितनी बार पलटे ये तो गिनती करना मुश्किल है। ट्रंप के बयानों की तरह उसकी भी गिनती करना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार जब आखिरी बार आए हैं एनडीए के साथ, तो बार बार वो एक बात कह रहे हैं कि अब लौट कर नहीं जाएंगे। तो मान लेना चाहिए, वैसे भी उनके राजनीति का ये जो है संध्या काल है। वो कब रिटायर होंगे, किस समय रिटायर होंगे, कोई नहीं जानता है। लेकिन ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव था, ये मानकर चलने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर मूल बात पर लौट कर आते हैं कि सरेंडर किसका हुआ, सरेंडर किसने कराया। आपको याद होगा 2023 लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन बना जिसका नाम रखा गया INDIA। ये गठबंधन बनाने वालों को लगा कि इंडिया के नाम पर, इसका एब्रीवेशन जो है उनके गठबंधन का इंडिया बनता था, कि ये नाम रखेंगे तो ये देश से जुड़ जाएगा और देशवासी हमको समर्थन दे देंगे। अब नाम से ऐसे जुड़ जाने से वोट मिलने लगते तो फिर क्या बात थी, सब लोग ऐसा ही करते। तो उनको बड़ा धक्का लगा 2024 में। लेकिन धक्का उससे पहले से लगना शुरू हो गया था, उसके आसार दिखने लगे थे। जब ये इंडिया ब्लॉक अपने लिए या इंडी गठबंधन, जो भी नाम देना चाहें आप इसे, अपना कोई कन्वीनर नहीं चुन पाया, अध्यक्ष नहीं चुन पाया। गैर कांग्रेसी पार्टियां राहुल गांधी को किसी भी रूप में किसी भी पद पर इस संगठन में नहीं देखना चाहती थी। क्योंकि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, इसलिए कांग्रेस को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व के मुद्दे पर कभी भी किसी भी स्टेज पर आम राय नहीं बनी। उस समय भी नाम चला किसका, ममता बनर्जी का।
और उसके अलावा फिर जब देखा गया कि भाई कांग्रेस दावा कर रही है सबसे बड़ी पार्टी है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उछाल दिया गया कि दलित हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते उनको होना चाहिए। सोनिया गांधी रिटायर हो चुकी हैं, वास्तव में नहीं, लेकिन जो है चुनावी राजनीति से आप कह सकते हैं रिटायर हो चुकी है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, पिछला चुनाव नहीं लड़ा, अब वो राज्यसभा में है। अगर वो सक्रिय होती तो शायद उनके नाम पर सहमति बन गई होती, शायद कह रहा हूँ। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो ये कि संसदीय जनतंत्र में नेता वही होता है जो वोट दिला सके। गांधी परिवार की वो शक्ति खत्म हो चुकी है। अब गांधी परिवार का जादू नहीं चलता लोगों पर, गांधी परिवार का रुक्का अब नहीं चलता, कांग्रेस में नहीं चल रहा है, कांग्रेस के बाहर और आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस बिहार विधानसभा चुनाव का तो एक नतीजा तो ये है कि बहुत भारी बहुमत से एनडीए जीता। नीतीश कुमार ने 10वीं बार आज शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की, और एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर कि जिस तरह से मतदाता ने संदेश दिया है कंटिन्यूटी का, तो जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो भी संदेश देता है कंटिन्यूटी का, निरंतरता। तो मंत्रिमंडल में कोई आश्चर्यजनक रूप से कोई शामिल हो गया हो, हटा दिया गया हो, कोई बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया गया हो, ऐसा नहीं है। आप अगर पिछला मंत्रिमंडल देखेंगे, इसको देखेंगे, तो आपको बहुत मामूली परिवर्तन नजर आएगा। अब दो बातों पर मामला टिका हुआ है जिस पर नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं हो रहे। एक है विधानसभा अध्यक्ष का पद और दूसरा सरकार में गृह मंत्री का पद। पिछली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास था, अब भी क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, आज भी वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका दावा उस रूप में भी बनता है। और जिस तरह का गणित है कुल एनडीए का, उसमें भी ये पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये किसी को पता नहीं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, कितने समय तक रहेंगे। कोई उनको हटाने नहीं जा रहा, उनके विरुद्ध कोई जो है वो तख्ता पलट का कोई अभियान या कोई षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार जिस हालत में है, बहुत समय तक नहीं चलने वाले मतलब मुख्यमंत्री के रूप में। इसलिए संभावनाएं आशंकाएं दोनों बनी हुई हैं। सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन गठबंधन के अंदरूनी समीकरणों में बदलाव की पूरी संभावना है। तो पहली चीज़ तो ये जो मैंडेट था, जनादेश था, वो कंटिन्यूटी का था और उस जनादेश का सम्मान किया है भाजपा और एनडीए के उसके दूसरे साथी दलों ने। लेकिन फिर लौट कर आता हूँ उसी बात पर कि दरअसल किसने सरेंडर किया और किसने कराया। सरेंडर किया कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने। बिहार चुनाव ने इंडी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ये इस नाम का गठबंधन अब वो अतीत का विषय बन चुका है। कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे नहीं कहा कि इंडी गठबंधन से हम अलग हो रहे हैं या छोड़ रहे हैं या इसको ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट कर दिया, संकेतों से स्पष्ट कर दिया कि इंडी गठबंधन खत्म। तो इंडी गठबंधन का सरेंडर हो गया। कितना चला? मुश्किल से 2 साल। लोकसभा चुनाव से पहले बना था इस उम्मीद में कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को हरा देंगे, अपदस्थ कर देंगे और सरकार बनाएंगे। तो सरकार बनाना तो दूर, आपस में साथ रह भी नहीं पाए, न तो चुनाव के दौरान और न चुनाव के बाद। 99 सीट आ गई कांग्रेस पार्टी की। पिछले उससे पहले वाले 2019 वाले चुनाव में 53 सीटें आई थीं। कांग्रेस ने इस तरह से व्यवहार करना शुरू किया जैसे उसको बहुत भारी जनादेश मिल गया हो, सरकार उसी की बनने जा रही हो। राहुल गांधी ने मान लिया कि वो जो है डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर तो बन चुके हैं, बस डी ज्यूरे बनना है। लेकिन उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी टूट गई। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, उसके अलावा झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए और अब जो है बिहार में विधानसभा चुनाव। और इन सब में सबसे बड़ा मैंडेट मैं मानता हूँ राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव। महाराष्ट्र में उम्मीदें बिल्कुल अलग तरह की थी जिस तरह से लोकसभा का नतीजा आया था।
तो जिन पार्टियों ने बेहतर किया था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, सबका सफाया हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह से गठबंधन की राजनीति में विरोधी गठबंधन के दलों का सफाया शायद ही पहले कभी हुआ हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा। पूरी तरह से सफाया हो गया। कांग्रेस एक और बड़े राज्य से, जिस राज्य के बारे में आप कह सकते, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती है महाराष्ट्र से, 48 सीटें। ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाला प्रदेश है राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से। तो वहाँ तो हराया ही महाराष्ट्र के लोगों ने इस गठबंधन को, मतलब जो शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का था। लेकिन बिहार में बहुत उम्मीद थी, इसलिए बिहार का जिक्र ज़्यादा कर रहा हूँ कि बिहार में बड़ी उम्मीद थी। किसी ने इंडी गठबंधन का नाम नहीं लिया, महागठबंधन बोलते रहे। महागठबंधन कहाँ से आ गया? महागठबंधन तो 2015 तक था। लोकसभा चुनाव में तो महागठबंधन था नहीं, तब तो आप इंडिया अलायंस में लड़े थे चुनाव। लेकिन उन तकनीकी बातों को छोड़ देते हैं। तो ये इंडी गठबंधन का और राहुल गांधी का सरेंडर है। राहुल गांधी बिहार में गए थे, 16 दिन की यात्रा की, वोट अधिकार यात्रा। लोगों ने कहा हमारे पास वोट का पर्याप्त अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिला हुआ है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाएं। और ऐसी विदाई की कि कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई है। तो बिहार की विधानसभा के इतिहास की सबसे छोटी टैली है कांग्रेस पार्टी की। उस समय पर जब उसके नैरेटिव बनाने वाले ढोल नगाड़ा बजा रहे थे कि महागठबंधन या इंडी गठबंधन, जो भी कहें आप, उसकी सरकार बन सकती है या बनने वाली है। कुछ लोग तो मानकर चल रहे थे कि बन ही रही है। अब विचित्र विचित्र अभियान चलाए गए। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री होता है उसका 20% के करीब अप्रूवल रेटिंग होती ही है, अगर बहुत अलोकप्रिय हो जाए तो भी, क्योंकि पद पर है तो रिकॉल वैल्यू लोगों की ज़्यादा होती है उसके बारे में। लेकिन यहाँ अभियान चलाया गया भाड़े के बुद्धिजीवियों और पत्रकारों के जरिए कि नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग या आप कहें जो है उनकी लोकप्रियता तेजस्वी यादव से कम है। भाई ये कोई भी समझदार आदमी बोल सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव में पार्टी की हार जीत, गठबंधन की हार जीत को अलग रख दीजिए, मुख्यमंत्री के रूप में अगर चुनने का मौका आए तो नीतीश कुमार या तेजस्वी, कौन चुनेगा तेजस्वी को? उनका जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, उसके अलावा। लेकिन ये दिखाया गया कि तेजस्वी जो है बहुत आगे निकल गए हैं नीतीश कुमार से। बिहार की जनता ने कहा कि अभी बताते हैं, और बता दिया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहीं दौड़ में ही नहीं थे। राहुल गांधी तो वैसे भी मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी जो उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस का रिवाइवल होने जा रहा है, राहुल गांधी तालाब में कूद गए। राहुल गांधी और इस तरह के कारनामे करने लगे। उनको लगा इन टोटकों से जो है चुनाव जीता जाता है। उनको 21 साल हो गए हैं चुनावी राजनीति में। उनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि जनता चाहती क्या है, मतदाता चाहता क्या है, किस बात का मतदाता पर असर होता है सकारात्मक और किस बात का असर होता है नकारात्मक। राहुल गांधी जो कुछ करते हैं सबका असर नकारात्मक ही होता है, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि मैं नहीं, ये जो लोग समझ नहीं रहे हैं ये नासमझ हैं। उनकी नज़र में भारत का मतदाता सबसे ज़्यादा नासमझ है, जो राहुल गांधी जैसे हीरे को कोयला समझ रहा है। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने इंडी अलायंस और उसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस का सरेंडर करा दिया। कहा कि अपने हथियार रखो, आत्मसमर्पण करो और कुछ और काम खोजो। जैसे नक्सलियों, आतंकवादियों का आत्मसमर्पण होता है, उसके बाद रोजगार के लिए उनके लिए व्यवस्था की जाती है। तो अब लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी कि तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस और राहुल गांधी के वैकल्पिक रोजगार की क्या व्यवस्था हो। हालांकि इनको रोजगार की ज़रूरत नहीं है। बिना रोजगार के तो ये करोड़पति, अरबपति हैं
और ये बात करते हैं बेरोजगारों की। कोई बेरोजगार कोई मिला नहीं इनको जो पूछे कि भैया हमको भी वो फॉर्मूला बता दो कि बिना नौकरी किए, बिना कोई व्यापार किए कैसे करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं, इतनी संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, चार्टर्ड फ्लाइट से चलने लगते हैं, जब चाहें एक शहर से दूसरे शहर जाना बेरोजगार युवा के लिए मुश्किल है। ये ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो जब चाहें विदेश चले जाते हैं, कोई चिंता नहीं है, सारी व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अब वो कहते हैं कि हम बेरोजगारों का दर्द समझते हैं। अरे जिसने बेरोजगारी देखी ही नहीं वो बेरोजगारी को कैसे समझेगा? जिसने गरीबी देखी ही नहीं वो गरीबी को कैसे समझेगा? जिसने सामाजिक प्रताड़ना सही नहीं वो सामाजिक प्रताड़ना को कैसे समझेगा? तो बिहार के मतदाताओं ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों को बताया कि फिर से पढ़ाई करो, जीरो से शुरू करो, तब शायद कुछ 1, 2, 3, 4 नंबर मिल जाए आपको। तो बिहार के मतदाता जो परीक्षक थे उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को फेल कर दिया। अब उनके लिए बिहार की राजनीति में कोई बड़ी गुंजाइश नहीं रह गई है। वो कोशिश कर सकते हैं, जैसे आपको याद हो ओम प्रकाश चौटाला ने शायद 10 बार या 12 बार कोशिश की, 80 साल की उम्र में हाई स्कूल पास किया। तो ऐसी कोशिश तो करते रह सकते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, क्योंकि वो कोशिश करने से उनको कोई नुकसान नहीं होता। उनको मालूम है वो जीतेंगे नहीं, वो केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं। और चुनाव अगर नहीं लड़ेंगे तो चर्चा से भी बाहर हो जाएंगे। चुनाव लड़ेंगे तभी तो इस तरह के टोने टोटके करेंगे, तभी तो इस तरह के गिमिक करेंगे। तो इसलिए बिहार की जनता ने डिसाइसिव रूप से, निर्णायक रूप से, खास तौर से राहुल गांधी को बताया है कि भैया तुम्हारे बस का नहीं है, कुछ और व्यापार, कुछ और धंधा देख लो, और अगर देश के बाहर भी काम मिल रहा हो तो वो भी कर लो, लेकिन भारत की राजनीति में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, चुनावी राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक लेख है स्वर्गीय राजेंद्र माथुर का, नवभारत टाइम्स के संपादक थे। राजीव गांधी 89 का चुनाव हारने के बाद जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे गए थे, तो उस पर उन्होंने चुटकी ली थी, व्यंग किया था। तो बोले हरारे हरारे कभी तो जिता रे। तो राहुल गांधी की भी वही मांग है कि कभी तो जिता रे। अब हार की सेंचुरी पूरी होने वाली है, अगला लोकसभा चुनाव आने से पहले सेंचुरी पूरी हो जाएगी हार की। तो ये हरारे ही हरारे है, कोई जितारे बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं कि कोई मुद्दा मिल जाए। उनको पहली बात तो मुद्दा समझ में नहीं आता, इसलिए नहीं समझ में आता कि वो भारतीय जनमानस को नहीं समझते। और जो राजनीति में है, चुनावी राजनीति में है, वो अगर जनमानस को नहीं समझता तो वो कभी उनके मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक या उनकी सोच के मुताबिक मुद्दे लेकर आ नहीं सकता, और ऐसे मुद्दे लेकर आएगा नहीं तो उसको सफलता मिल नहीं सकती। वही हो रहा है राहुल गांधी के साथ, और ये आने वाले समय में होता रहेगा। महाराष्ट्र ने बाहर किया, हरियाणा ने बाहर किया, दिल्ली ने बाहर किया, दिल्ली तो बहुत पहले कर चुकी है। अब आप गिनना शुरू कीजिए देश में कितने प्रदेश हैं और कहाँ कहाँ कांग्रेस की राजनीति खत्म हो चुकी है। और तमिलनाडु तो एक ऐसा राज्य है जहाँ 1967 के बाद से खत्म हो गई है कांग्रेस की राजनीति। 67 के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, और उसके अलावा भी लोग कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने। 10 साल सोनिया गांधी डिफैक्टो प्रधानमंत्री रहीं। तमिलनाडु में कांग्रेस का रिवाइवल नहीं कर पाया। इसी तरह से गिनते चले जाइए आप, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, और आपको पता चलेगा कि कांग्रेस केवल जो है वो शोभा के लिए वहाँ मौजूद है, और शोभा के लिए भी विधानसभा में भी मौजूद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो बिहार ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, इन चारों को एक सबक सिखाया है। सवाल यह है कि ये सीखने को तैयार हैं क्या? लगता तो नहीं, इनके लक्षण तो ऐसे दिखाई नहीं देते। लेकिन इस मायने में मैं मानता हूं कि बिहार का ये जो जनादेश है ये राष्ट्रीय राजनीति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करने जा रहा है।
अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।